नमस्कार, गिरीश गुप्ता के चैनल में आपका स्वागत है। तो आज बात करते हैं एक शुगर कंपनी की। इस कंपनी का नाम है बजाज हिंदुस्तान शुगर। तो जानते हैं कंपनी क्या करती है, कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है, कंपनी की स्ट्रेंथ वीकनेसेस क्या हैं, और कंपनी वैसे कुछ परेशानी में है, इसलिए भविष्य की योजनाएं तो उनका कुछ पता नहीं है। तो जानते हैं कि क्या परेशानियों से ये दो चार हो रही है। और ये जो वीडियो है ये आपको नॉर्थ इंडिया में जो शुगर मिल्स हैं उनके एक जनरल ओवरव्यू या उस शुगर नॉर्थ इंडिया के जो शुगर कंपनीज़ हैं उनका एक सेक्टर ओवरव्यू भी देगा। तो बात करते हैं बजाज हिंदुस्तान शुगर की, जिसकी स्थापना गांधी जी के मित्र और सहयोगी और जिसको कहते हैं चेले जमनालाल बजाज ने 1931 में की। और इस कंपनी का ओरिजिनल नाम हिंदुस्तान शुगर मिल्स था और देश में उस समय 30 से भी कम मिलें थी जब ये 1931 में स्थापित हुई। पहला प्लांट इन्होंने यूपी के लखीमपुर खीरी में गोला गोकर्ण नाथ में लगाया। 1944 में इन्होंने एक डिस्टिलरी की स्थापना की और उस समय वो डिस्टिलरी आर्मी को एल्कोहल मिक्स्ड पेट्रोल बेचा करती थी, जिसको पावर गैसोलीन या पावर पेट्रोल कहा जाता था। धीरे धीरे इन्होंने अपनी क्रशिंग कैपेसिटी बढ़ाई, यानी कि वो कैपेसिटी कि एक पर्टिकुलर मिल में कितना गन्ना आप क्रश कर सकते हो, क्योंकि जो गन्ने का जूस निकलता है उसको क्रश करके उससे ही शुगर बनती है। तो धीरे धीरे इन्होंने ये कैपेसिटी बढ़ाई और 1988 में इन्होंने अपना नाम बदलकर जो आज का नाम है बजाज हिंदुस्तान वो कर दिया। और इसके बाद 2000 के आसपास इनका ग्रोथ फेज़ आया और यूपी में काफ़ी सारी जगह इन्होंने अपनी मिलें स्थापित की और आज इनके पास काफ़ी सारी मिलें हैं, डिस्टिलरी है और पावर प्लांट्स हैं और ये आपस में सारी चीज़ें इंटर रिलेटेड है। अब ये कैसे इंटर रिलेटेड है ये मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। तो पहले जान लेते हैं कि शुगर इंडस्ट्री जो नॉर्थ इंडिया में है उसकी क्या पिक्यूलियरिटीज़ है या क्या स्पेशलिटीज़ हैं। तो जो शुगर है वो बेसिकली असेंशियल कमोडिटी में आती है और उसके ऊपर असेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट लागू होता है। तो आप पहली बात तो यही समझ लीजिए कि जो शुगर है वो कमोडिटी है। कमोडिटी क्या चीज़ होती है? कमोडिटी वो चीज़ होती है जिसका दाम बाज़ार में सप्लाई और डिमांड के हिसाब से चेंज होता है। तो मैं आपको कुछ जनरल बातें इसमें बताता हूँ कि पहली चीज़ तो जैसे आपने शुगर मिल एस्टेब्लिश की तो वहाँ पर आप जो गन्ना आपके पास आएगा वो गन्ना आसपास के किसानों से, यानी आसपास का एक कमांड एरिया, एक सर्टेन एरिया जो गवर्नमेंट डिसाइड करती है, केवल वहीं से आप गन्ना खरीद सकते हैं। ये नहीं आप कहीं से दूसरे स्टेट से गन्ना मंगा के और फिर शुगर बनाने लग जाएं। तो उस एरिया को जैसे मैंने बताया उसको कमांड एरिया बोलते हैं या केन एरिया बोलते हैं। फिर जो फार्मर है वो भी, उसको भी ये ऑब्लिगेशन है बाय लॉ कि भाई वो जो गन्ना है वो जो कमांड एरिया में जो मिल है उसी को बेचे। लेकिन फार्मर जो है ना वो सरकार से एग्जेम्पशन सीक कर सकता है, यानी वो कह सकता है साहब मैं इसको नहीं बेचूंगा, कोई कारण बताएगा कि भाई मैं इस मिल को नहीं बेचूंगा और मैं किसी दूसरी मिल को बेचूंगा या कहीं मैं दूसरी जगह इसको इस्तेमाल करूंगा। तो एक प्रॉब्लम तो जो मिल्स के लिए ये होती है कि अगर उनके पास प्रॉपर गन्ना ही नहीं आएगा तो वो चीनी का उत्पादन या उससे और बनने वाले प्रोडक्ट्स का उत्पादन कैसे करेंगे। फिर क्या है, जो किसान है वो ये भी कर सकता है कि अगर उसको रिन्यूमरेटिव प्राइसिंग नहीं मिलती है, यानी कि गन्ने की जो फसल की जो प्राइसिंग है वो अगर उसको सही दाम उसको नहीं मिलते और किसी और फसल में अच्छे दाम मिलते हैं तो कोई फोर्स तो कर नहीं सकता, तो वो गन्ना ही नहीं उगाएगा, कोई दूसरी फसल उगा लेगा। तो उससे भी इनके जो रॉ मटेरियल है उस पर फ़र्क पड़ता है, मिलों के रॉ मटेरियल पे। फिर क्या है, वो जल्दी हार्वेस्ट कर सकता है, कोई कारण हो सकता है, वो जल्दी हार्वेस्ट कर ले गन्ना का। और जैसे गन्ने की जो हार्वेस्टिंग है उससे एक्चुअली जो शुगर कंटेंट होता है
उसमें जो गन्ने की मिठास से जो बनने वाली शुगर जो होती है, तो जिस गन्ने में जितना ज़्यादा शुगर कंटेंट होगा उतनी ही ज़्यादा उससे चीनी मिलेगी। तो ऐसी कंडीशन में अगर वो पहले हार्वेस्ट कर लेता है तो वो मिलों के लिए नुकसानदायक चीज़ होती है। फिर क्या है कि ये किसान ये भी कर सकता है कि वो अपना जो उत्पाद है यानी गन्ना जो है उसको खांडसारी जो जिसको रॉ शुगर बोलते हैं वो, या गुड़ बनाने वाले और ऐसे जो अल्टरनेटिव जो स्वीटनर्स होते हैं उनको बेच दे, मिल को नहीं बेचे। ज़बरदस्ती नहीं है कि भाई गन्ने को अगर उस कमांड एरिया में से लेना है तो इनको लेना ही लेना पड़ेगा, मतलब किसान को मिल को बेचना ही बेचना पड़ेगा। फिर क्या होता है कि ये जो रेट है वो एक सर्टेन प्राइस गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि भाई आप कम से कम इतने दाम किसान को दोगे, तो ये एक और रिस्ट्रिक्शन है। अब बात करते हैं कि जब चीनी बन गई तो चीनी को किस दाम पे बेचोगे। तो देखिए कुछ जो है कुछ पार्ट वो तो राशन की दुकानों पे जाता है जो हमारी लोअर तबके की जनता है, ताकि उसको चीनी आसानी से सस्ते भाव में उपलब्ध हो सके, तो उसको लेवी शुगर बोलते हैं। और वो भी उसकी प्राइसिंग भी गवर्नमेंट डिसाइड करती है और उसके कोटा भी गवर्नमेंट डिसाइड करती है। उसके बाद जो कुछ ओपन मार्केट में आप मिलों को ये स्वतंत्रता है कि कुछ तो आपने राशन की दुकानों पर सरकारी रेट पे बेची और कुछ आप ओपन मार्केट में भी बेच सकते हैं। अब आप ये जो सारा किस्सा मैंने आपको बताया इसमें आप ये देखिए कि 50 रेस्ट्रिक्शंस जो है ना वो शुगर मिल्स के ऊपर है और रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी का पता नहीं है। आपके सरकार किस प्राइस पर गन्ना अलाउ करेगी खरीदने को मिलों को वो पता नहीं है। आपका कमांड एरिया जो है वो हर साल चेंज होता है, किसान उगाएगा कि नहीं उगाएगा, तो बड़ी ही अनसर्टेनिटी है। इसके अलावा जो वर्ल्ड में जो प्राइसेस चल रही हैं वो भी इनकी प्राइसिंग को, या भारत में जो चीनी मिलों के जो या चीनी की जो प्राइसेस हैं उनको प्रभावित करती है। सरकार कई बार इनको एक्सपोर्ट करने के लिए अलाउ करती है, कई बार खुद सरकार जो है जब दाम चीनी के महंगे हो जाते हैं तो इंपोर्ट करने लग जाती है। तो एक्चुअली बड़ी साइक्लिकल और बड़ी टिपिकल इंडस्ट्री है ये, जिसमें गवर्नमेंट का ज़बरदस्त इंटरफेरेंस है। और ऐसी कंडीशन में शुगर मिल्स के पास जो एक सहारा है वो ये है कि वो अपने प्रोडक्शन में एथेनॉल की जो क्वांटिटी है वो ज़्यादा प्रोड्यूस करे। अब एथेनॉल प्रोड्यूस करने में ये है कि 20% तक एथेनॉल की ब्लेंडिंग का टारगेट है कि भाई गाड़ियों में जो पेट्रोल में जो एथेनॉल मिला के बेचे जाते हैं, तो 2025 का टारगेट ये था कि वो करीब करीब 20% हो जाए। तो वो 20% अभी टाइम से पहले वो या तो अचीव हो गया है या अचीव होने वाला है। तो एक ये थोड़ा सा इन कंपनीज़ के पास लीवे है जिसमें थोड़ा सा मार्जिन ज़्यादा है। बाकी इस सेक्टर में जो मैंने प्रॉब्लम्स बताई वो बड़ी डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम्स हैं। अब थोड़ा सा शुगर का बनने का प्रोसेस समझ लेते हैं। ये प्रोसेस जानना इसलिए आवश्यक है कि आपको ये पता लगेगा कि जो शुगर बनाते समय या चीनी बनाते समय जो कुछ प्रोडक्ट निकलते हैं उनसे भी ये रेवेन्यू जनरेट करते हैं। तो होता क्या है कि किसान अपना गन्ना लेके आता है और वो कमांड एरिया से, और वो जो किसान है उसको सरकार द्वारा जो प्राइसेस होती है उस पर 14 दिनों में मिल द्वारा भुगतान आवश्यक होता है। फिर क्या करते हैं, गन्ने को छीलते हैं, साफ़ सफाई करते हैं और उसको क्रश करते हैं, मतलब उसको जिसको पिराई बोलते हैं। तो जैसे गन्ने का जूस निकालते हैं जिस मशीन से, उसी तरीके, तो उससे शुगर जूस निकल जाता है। फिर उसकी जब प्रोसेसिंग होती है तो उसमें बेसिकली एक तो भूसा, वो जो गन्ने का रस निकालने के बाद वो गन्ने का जो भूसा बच जाता है वो, तो उसको बगास बोलते हैं। और जब शुगर की प्रोसेसिंग हो जाती है और शुगर बन जाती है तो उसमें से एक मोलासिस जिसको शीरा बोलते हैं वो एक प्रोडक्ट निकलता है। तो ये जो दो मेन प्रोडक्ट हैं शुगर के साथ, तो जो मोलासिस होता है उसको तो इंडस्ट्रियल एल्कोहल बनाने के काम आते हैं। अब ये इंडस्ट्रियल एल्कोहल क्या होता है कि इंडस्ट्रियल एल्कोहल
डीनेचर्ड स्पिरिट होती है। डीनेचर्ड का मतलब वो पेंट में, वार्निश में या एथेनॉल टाइप चीज़ें बनाने में काम आती है। और जो बगास होता है, वो जो बगास होता है भूसा, उसको ये क्या करते हैं, जलाते हैं। जलाने के बाद उससे स्टीम जनरेट करते हैं। स्टीम जनरेट से करने के बाद उस स्टीम से ये बिजली पैदा करते हैं। आपने अगर हमारे पिछले वीडियो देखे होंगे तो हमने बताया कि स्टीम टरबाइन कैसे काम करता है। तो स्टीम से एक टरबाइन को रन किया जाता है ना, और उससे बिजली पैदा होती है। तो वहाँ पर क्या है कि बिजली पैदा करने के बाद भी कुछ स्टीम जो है ना, उसमें गर्माहट रह जाती है। उस गर्माहट को ये वापस जो है शुगर बनाने के काम में लेते हैं। मतलब आप ये देखिए कि वो जो बगास है उससे दो काम हो रहे हैं। एक तो बिजली पैदा हो रही है, तो बिजली आपके काम आ रही है आपके प्लांट में, शुगर प्लांट में। एक्सेस अगर बिजली बन गई तो आप जो है यानी शुगर मिल्स जो हैं वो उसको बेच भी सकती हैं। जैसे ये कंपनी है बजाज हिंदुस्तान, इन्होंने करार कर रखा है यूपी इलेक्ट्रिसिटी से, तो वहाँ ये बिजली अपनी बेच सकते हैं। तो जो स्टीम बिजली बनाने के बाद बन जाती है, उसको ये वापस अपने प्लांट में शुगर के जो गन्ने का रस है उसको गर्म करके चीनी बनाने में वापस काम लेते हैं। तो ये जो कॉम्बिनेशन है पावर प्लांट का प्लस आपका जो स्टीम से अपने गन्ने के रस को गर्म करने का जिससे चीनी बन सके, तो इसको कोजनरेशन प्लांट बोलते हैं। ये जो तीन चीज़ हो गई, शुगर बन गई, एक कोजनरेशन प्लांट हो गया, एक इंडस्ट्रियल एल्कोहल जिसमें मेनली एथेनॉल होता है। तो ये तीन तो मेन प्रोडक्ट है। प्रोसेसिंग होने के बाद भी कुछ कचरा बच जाता है जिसको मड बोलते हैं, मड केक, वो पशु आहार के काम आता है। कुछ फिर ये बाकी जो भूसा होता है उससे कुछ प्लाई बोर्ड वगैरह भी ये बनाते हैं, लेकिन उसका जो रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन है ना वो बहुत कम है। तो इनके टोटल 14 शुगर फैक्ट्रीज हैं और ये मिल्स स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड। इसका मतलब क्या, अरे पूरे यूपी को अगर मैं कवर कर लूँ जहाँ जहाँ गन्ना होता है, तो गन्ना चूंकि मुझे कमांड एरिया से आता है, तो मैं अपने रॉ मटेरियल की जो अवेलेबिलिटी है ना उसको मैं इंश्योर करना चाहता हूँ। फिर क्या है, इनके जो टोटल क्रशिंग कैपेसिटी है वो 1,36,000 टन पर डे है। एक दिन में जो ये 1,36,000 टन गन्ने की पिराई या गन्ने का जूस, ये इतने गन्ने से जूस निकाल सकते हैं। 6 इनकी डिस्टिलरीज हैं और उनसे 800 किलोलीटर का मतलब 1000 लीटर, तो 800 इंटू 1000, तो इतना ये एक दिन में डीनेचर्ड या इंडस्ट्रियल एल्कोहल पैदा कर सकते हैं। इसके अलावा इनके जो कोजनरेशन प्लांट्स हैं वो 449 मेगावाट्स के बड़ी ज़बरदस्त कैपेसिटी है। 449 ये करीब 450 मेगावाट की कैपेसिटी है। अब बात करते हैं कि इनका रेवेन्यू कौन से सेगमेंट से कितना आता है। तो शुगर से इनका 79% आता है, डिस्टिलरी से 9% आता है, पावर से जो 11.5% आता है, और जो अदर्स मैंने बताया प्लाई बोर्ड और वो मड केक पशु आहार के लिए, उनसे इनका बहुत कम 0.5% रेवेन्यू आता है। अब इसकी जो समस्याएं हैं ना उसकी बात करते हैं। तो देखिए ये जो है इस कंपनी ने ताबड़तोड़ एक्सपेंशन करना शुरू किया और बहुत सारी सब्सिडीज़ क्रिएट की, और सब्सिडीज़ जो हैं वो पावर सेक्टर में और इस तरह के सेक्टर्स में थी। तो इन्होंने क्या किया, कर्ज़ा लिया। अब कर्ज़ा लेने के बाद ये कर्ज़ा चुका नहीं पाए, उसके बाद लंबी कहानी है, कर्ज़ा ये चुका नहीं पाए। उसके बाद अभी जो मोस्ट रिसेंट फिनोमिना है वो ये है कि इन्होंने जो इनके कर्जदार थे, मतलब कंसोर्टियम ऑफ बैंक्स यानी एक ग्रुप ऑफ बैंक्स, उनसे इन्होंने जिसने कर्जा लिया तो उनको इन्होंने ऑप्शनली कन्वर्टेबल डिवेंचर इशू कर दिए। यानी भाई उन्होंने ये कहा कि भाई अब तू कर्जा तो दे नहीं रहा है, अब ऐसा करो यार तुम मुझे एक डिवेंचर इशू कर दो, और हमारी इच्छा होगी यानी बैंक वालों की इच्छा होगी तो हम इसको इक्विटी में कन्वर्ट कर लें। इक्विटी कन्वर्ट होते ही तो कर्जे का पाप धुल गया, क्योंकि उस टाइम फिर उनको ब्याज और मूल चुकाना नहीं होता। तो ऑप्शनली कन्वर्टेड डिवेंचर्स हैं, और ऑप्शन किसका है यानी मर्जी किसकी है कि मैं इसको इक्विटी में कन्वर्ट करूं या ना करूं, ये वो जो लेंडर्स हैं या बैंक वाले हैं उनकी। अब हुआ क्या, उन्होंने ये कहा कि टोटल कर्जा जो हुआ पुराना कर्जा वो 3483.25 यानी 3483 करीब 3483
3483 करोड़ का इनके ऊपर कर्जा था और इनको ये ब्याज सहित 13 किश्तों में चुकाना था और इसकी पहली किश्त 31 मार्च 2025 थी। अब इनके पास लिक्विडिटी है नहीं, तो हुआ क्या, इन्होंने डिफ़ॉल्ट कर दिया। अब गई भैंस पानी में, आप ये समझ लीजिए, वापस वहीं के वहीं आ गए। जिस कर्जे को इन्होंने रिस्ट्रक्चर करने की कोशिश की ऑप्शनली कन्वर्टेबल डिवेंचर्स के थ्रू, तो अगर वो इक्विटी में कन्वर्ट हो जाते जब तो ठीक है, लेकिन इक्विटी में कन्वर्ट नहीं हुए तो इनको कर्जा चुकाना था और ये कर्जा वापस नहीं चुका है। अब ये वापस उन बैंक वालों के पास जाकर इस कर्जे को रिस्ट्रक्चर करा रहे हैं, ठीक है। फिर रिजोल्यूशन प्लान और ये सब आएगा। तो ये इनकी मेन प्रॉब्लम है। तो कर्जा इनकी मेन प्रॉब्लम है और कर्जे को नहीं चुका पाना, ये जो प्रॉब्लम है ना, ये इस कारण है कि ये शुगर इंडस्ट्री ना साइक्लिकल है। आपको पता नहीं है अगले साल क्या डिमांड होने वाली है। फिर मार्केट कैप की बात करूं तो 337 करोड़ का इनका मार्केट कैप है और ROE नेगेटिव है, वो तो लॉस मेकिंग कंपनी है। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस जो है ना, वो हालांकि पॉजिटिव है, वो 280 करोड़ का, मतलब आपने जो ऑपरेशंस किया उससे जो आपके पास कैश आया वो 280 करोड़ रुपए आया मार्च 2025 में। लेकिन ये जो फिगर है ये मार्च 2024 में 644 करोड़ था। तो वहाँ पर भी कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस भी इस साल घट गया। अब डेट टू इक्विटी की बात करें तो इन्होंने ये जो ऑप्शनली कन्वर्टेबल डिवेंचर का जो मैं बता रहा हूँ ना, इन्होंने उसको कंटिंजेंट लायबिलिटी में लिखा हुआ है, यानी कि वो कर्जा इनके मेन जो बैलेंस शीट है वहाँ पर नहीं दिखाते हैं। ये अकाउंटिंग के तरीके हैं, देखिए। तो हालांकि इनका जो ऑडिटर है उसने इस बात के लिए नोट भी डाला है, उस पर ऑब्जेक्शन भी रखा है कि भाई आपको तो ये जो है आपने इसको कंटिंजेंट लायबिलिटी में क्यों रखा। कंटिंजेंट लायबिलिटी का मतलब ये है कि कोई सर्टेन कंडीशन होने पर ही मेरी लायबिलिटी बनेगी। अब इन्होंने ऐसा क्यों किया है ना, वो लंबी कहानी है। हालांकि उसका एक प्रोबेबल छोटा सिंपल कारण मैं आपको बता देता हूँ, वो अपने बैलेंस शीट में ज़्यादा कर्जा दिखाना नहीं चाहते, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी इनके पास और कर्जा भी है इसके अलावा भी। तो डेट टू इक्विटी जो है वो कंटिंजेंट लायबिलिटी के अलावा वो इनका 0.85 है। 3 साल की सेल बिल्कुल फ्लैट है, लेकिन जो प्रॉफिट है वो 25% बढ़ा है। प्रमोटर के पास 25% है, इसमें से 100% प्लेज्ड है। वो प्लेज तो होने वाला ही है, क्योंकि कर्जा जो आपने लिया है वो तो प्लेज करके लिया है अपना। फिर FII के पास 2.61% है, DII के पास 8% है, पब्लिक के पास 64% है। अब मैं आपको बताता हूँ, जून 2022 में इस कंपनी में टोटल पब्लिक जो थी वो 4,22,000 थी, 4,22,000। और 3 साल में, लगभग 3 साल में, आप ये समझ लीजिए 3 साल से भी कम समय में ये 8 लाख हो गई है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है कि जो हमारे रिटेल इन्वेस्टर हैं, ये एथेनॉल की जो स्टोरी चलती है ना मीडिया में, उससे बड़े ही प्रभावित हैं। और जैसे जैसे इस शेयर का दाम नीचे जा रहा था वैसे वैसे एवरेजिंग कर रहे हैं। 25 रुपये का शेयर जो है, तो आदमी ये सोचता है 25 रुपये में क्या जाएगा, अच्छी कंपनी है, एथेनॉल की स्टोरी है। स्टोरी से पैसा नहीं बनता है। आपको कंपनी का इन डेप्थ एनालिसिस करके ये समझना पड़ता है कंपनी में प्रॉब्लम क्या है। कंपनी कोशिश कर रही है कि ये कर्जे को चुकाए और अपनी जो सब्सिडरीज हैं उसमें अपना स्टेक भी बेच रही है। ऐसा नहीं है कि नहीं कर रहे हैं कोशिश, लेकिन कब करेंगे, कब आएंगे इनके अच्छे दिन, ये हमें तो नहीं पता है। हम तो शेयर होल्डर हैं, हमारा क्या काम है, हम अच्छी कंपनी का शेयर ले लेंगे। बहुत सारी अच्छी अच्छी कंपनीज़ हैं, साउथ में कई कंपनीज़ हैं जो अच्छी शुगर की कंपनीज़ हैं, हम वहाँ चले जाएंगे। ऐसी कंपनी को लेके क्या करना है जिसमें दुख ही दुख आदमी को मिले। आप सोचें ये 25 रुपये से 500 रुपये हो जाएगा अगले 5 सालों में, ये भी संभव नहीं है। ये शेयर को मेरी खरीदने या बेचने की कोई राय नहीं है, लेकिन आप फिर भी जो है ना, जब भी आप शेयर लें तो अच्छी कंपनी के शेयर लें। अगर आपको मेरा प्रयास पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।